समीर दाऊद वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया। और इनके बाप पूरी खानदान सब मुसलमान थे। रोज ट्वीट करना बंद कर दो। अब फर्जी पेपर्स रखना डालना बंद कर दीजिए। लोगों की कास्ट पूछना बंद कर दीजिए। एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गांव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। वो आदमी कोई भी लेवल तक गिर सकता है। जो मजहब जिंदगी के उलझनों को सुलझाने में काम आता है, वही मजहब समीर वानखेड़े के लिए मुसीबत बन गया है। क्या है समीर वानखेड़े का धर्म? क्या वो मुस्लिम हैं या दलित हिंदू? उनका परिवार कहता है कि वो हिंदू हैं, लेकिन नवाब मलिक का नजरिया कुछ और ही है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने विजिलेंस की इंक्वायरी इनिशिएट की है और उस इंक्वायरी को हेड कर रहे हैं डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ज्ञानेश्वर सिंह। किस तरीके से ये विजिलेंस की इंक्वायरी होगी और क्या क्या मुद्दों पर समीर वानखेड़े से पूछताछ की जाएगी, किस तरीके से ये इंक्वायरी आगे बढ़ेगी, हमारे साथ इस वक्त खुद ज्ञानेश्वर सिंह जी मौजूद है। सर, सबसे पहला सवाल, आपने कल, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी देखी थी, केपी गोसावी का नाम लिया था, प्रभाकर साहिल का नाम लिया था, दो आपके विटनेस आप कह रहे थे। उसमें से साहिल आपने कहा कि आ नहीं रहे और गोसावी को पुणे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब आप उनसे कैसे पूछताछ कर रहे हैं? जहाँ तक साहिल की बात है, मैंने कल भी बोला था कि वो हमारे प्राइम विटनेस हैं, क्योंकि कंप्लेंट या एफिडेविट जो भी कह लीजिए वो उनकी तरफ से आए थे। तो प्राइमा फेसाई उन्हीं के एग्जामिनेशन के बाद हमारी इंक्वायरी अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएगी। तो उनका हमें इंतजार है और कल मैंने मीडिया पे भी अपील की थी। गोसावी जी के बारे में मुझे पता चला है कि शायद पुलिस ने उनको डिटेन किया है। सो वी विल टेक अ कॉल अकॉर्डिंगली। एक पुख्ता सूचना हमारे पास आ जाए, देन वी। आप बात करेंगे पुणे पुलिस से, रिक्वेस्ट भेजेंगे कि आपको भी उनसे? वी आर जस्ट मलिंग ओवर वेरियस ऑप्शंस। क्या आपको कारण लगता है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में एनसीबी की कार्रवाई इतने बड़े पैमाने पर सेंटर स्टेज पे आ गई है, क्रिटिसाइज हो रही है, अलग अलग तरीके से उस पर आरोप लग रहे हैं, किस तरीके से विजिलेंस इंक्वायरी उन सारे आरोपों को लेगी? देखिए, जांच एजेंसियों के लिए आरोप और प्रत्यारोप होना कोई नई बात नहीं है। जब भी इस तरह के सेंसिटिव केसेस होते हैं, कुछ बातें उठती हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ट्रांसपेरेंट वर्किंग के कारण हम लोगों ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। ये तो सोशल मीडिया पर एफिडेविट आ रहा था, उसका कॉग्निजेंस लेके हमने इंक्वायरी की है ताकि जो सच है वो सामने आए। वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड कि अगर इसमें आयोटा भी सच है तो वो सामने आना चाहिए। जो प्रोसीजरियल आरोप किए गए हैं खास करके, ये तो आपने इंक्वायरी उस एफिडेविट के आधार पे की है, लेकिन इससे पहले कुछ प्रोसीजरियल आरोप भी लगाए गए थे विटनेसेस को लेकर, उसको लेकर भी क्या उसमें देखा जाएगा या उसके लिए अलग से सोच रहे हैं? ये विजिलेंस की इंक्वायरी तो उस एफिडेविट के ऊपर ऑर्डर की गई है, बट अभी मैं आपको कंटेंट के बारे में एग्जैक्ट नहीं बताना चाहूंगा मीडिया में, लेकिन डिपार्टमेंट है, जो भी बातें हम सामने आएंगी उन पर देखा जाएगा। कुछ कैरेक्टर्स के नाम उस एफिडेविट में सामने आते हैं, प्रभाकर साहिल, केपी गोसावी तो आपने बता ही दिया, उसके साथ साथ एक सैम करके हैं और दूसरा पूजा ददलानी, उनका नाम उसमें सामने आ रहा है कि उनसे उन्होंने देखा था कि वो उनसे बात कर रही है वगैरह करके। उनके बारे में क्या क्या उनको भी बुलाया जाएगा? मन्नत काफी नजदीक है, आप जहां पर ठहरे हुए हैं, जहां पर इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं, क्या दोबारा आप जाके उनसे पूछताछ करेंगे कि क्या सचमुच में ऐसा हो रहा है? क्योंकि क्या है, इसमें एफिडेविट फाइल किया उन्होंने और कह रही है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि आपका एफिडेविट आरोप लगा रहा है कि नहीं, जिस तरीके से विटनेसेस को टैंपर किया जा रहा है वो सही नहीं है और उनका उसमें नाम आपने मेंशन किया हुआ। देखिए, जहां तक जांच टीम का सवाल है, हमारे लिए सारे गवाह जो भी इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस स्टेज पे ये डिस्क्लोज करना कि हम किसको कब बुला रहे हैं थोड़ा सा मुश्किल है, जांच को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इससे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण लोगों को हम बुला के इसमें शामिल करेंगे।
एक लेटर भेजा गया है डीजी एनसीबी को, नवाब मलिक उसके बारे में दावा कर रहे थे, क्या वो सारी चीजें भी इसका पार्ट होगी या सिर्फ ये स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू जो एफिडेविट आया उसको लेकर ही जांच? अभी हमारी टीम के पास जो उन्होंने लेटर भेजा है, मैंने भी सोशल मीडिया से देखा, अभी मुझे उस लेटर के बारे में इस टीम को आदेश नहीं प्राप्त हुए हैं। जैसे ही आदेश मिलता है जो भी उचित कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। आखिर में समीर वानखेड़े का स्टेटस क्या है आज की स्थिति में? क्या वो अभी भी आर्यन खान का केस हैंडल कर रहे हैं? क्या विजिलेंस इंक्वायरी के होते हुए फिलहाल उनको उससे दूर रखने के लिए कहा गया है, क्या अभी भी वो इस केस को हैंडल करें? देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा यहाँ कि इस केस का जो आईओ है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। आईओ है विश्व विजय सिंह, सुपरिंटेंडेंट। ये सुपरवाइज तो कर रहे थे, ये सुपरवाइज कर रहे हैं, इनके ऊपर भी एक सुपरवाइजरी चेन है। सो ही इज पार्ट ऑफ द सुपरवाइजरी चेन, दिस इज वन। सेकेंड, आप लोग बार बार हर दिन हर घंटे आप उनका स्टेटस पूछते हैं, ये उचित नहीं है। मैं बहुत खुले तौर पे बता चुका हूं कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एक बार कंप्लीट हो, कुछ ठोस सबूत सामने आए, तब मैं अपनी रिपोर्ट दूंगा और जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से कॉल ली जाएगी। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। आर्यन खान को जेल से बाहर निकालने के लिए शाहरुख खान ने पूरी ताकत झोंक दी। शाहरुख खान ने न सिर्फ पैसा पानी की तरह बहाया, बल्कि एनसीबी को टक्कर देने के लिए एक से एक दिग्गज वकील को लाकर खड़ा कर दिया। पहला नाम सलमान खान को काले हिरण के शिकार मामले से बचाने वाले सतीश मान शिंदे का है, जबकि दूसरा नाम अमित देसाई का है, जिन्होंने 2002 के हिट एंड रन केस में सलमान की ही पैरवी की थी। हालांकि इन दोनों की लाख कोशिशों के बावजूद आर्यन खान को जमानत नहीं मिल सकी। और जब केस बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंच गया तो शाहरुख खान ने देश के नामचीन वकील मुकुल रोहतगी को आर्यन खान की पैरवी के लिए उतार दिया। कहते हैं किसी भी केस में मुकुल रोहतगी का सिर्फ नाम ही काफी होता है, क्योंकि वो देश के बड़े बड़े केसों को हैंडल कर चुके हैं। लेकिन शाहरुख खान को किसी भी कीमत पर आर्यन खान की जमानत चाहिए थी। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आर्यन खान ड्रग्स केस में भारत के पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। मुकुल रोहतगी ने कैसे दलीलें रखी, कैसे एनसीबी की हर बात की काट निकालने की कोशिश की। आज हम आपको मुकुल रोहतगी की एक एक दलील आपको दिखाएंगे। पहले आपको बता दें कि मुकुल रोहतगी को किसी के लिए केस लड़ना भी आसान नहीं है। आर्यन की जमानत पर सुनवाई के लिए मुकुल रोहतगी बॉम्बे हाईकोर्ट में पेश होने के लिए सोमवार देर रात मुंबई पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, जिनके लिए लोकप्रिय है कि वो एक सुनवाई के लिए अपने क्लाइंट से 10 से 20 लाख रुपए तक की फीस ले लेते हैं। आर्यन की जमानत के लिए मुकुल रोहतगी ने दलीलें देना शुरू किया और इन दलीलों के दम पर आर्यन खान की जमानत की पैरवी की। 2 अक्टूबर से लेकर अब तक एनसीबी ने आर्यन के खिलाफ जितने भी सबूत पेश किए, उन पर मुकुल रोहतगी ने बोलना शुरू किया। पहले दिन की सुनवाई में मुकुल रोहतगी ने कहा, आर्यन कोविड के दौरान भारत लौटे हैं। वो कैलिफोर्निया में पढ़ रहे थे। आर्यन कस्टमर नहीं थे, आर्यन क्रूज पार्टी में स्पेशल गेस्ट थे। इवेंट मैनेजर प्रदीप गाबा ने उन्हें बुलाया था। आर्यन और अरबाज दोनों पार्टी में गए थे। आर्यन और अरबाज मर्चेंट के पास क्रूज पार्टी की टिकट भी नहीं थी। आर्यन के पास कोई बरामदगी भी नहीं हुई है। उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूते से 6 ग्राम ड्रग्स मिली थी। ड्रग्स की जांच को लेकर आर्यन का कोई टेस्ट भी नहीं हुआ है। मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं है। यहाँ तक मुकुल रोहतगी ने क्रूज ड्रग्स केस में इस तरह से बचाव किया। इसके बाद एनसीबी ने आर्यन खान की ड्रग्स चैट को सबूत के तौर पर दिखाया। हम आपको बता दें कि एनसीबी के हाथ आर्यन खान और अनन्या पांडे की ड्रग्स चैट लगी है और एनसीबी ने इन ड्रग्स चैट का बड़े खुलासे के तौर पर पेश किया। 6 जुलाई 2019 को शाम 7:39 पर अनन्या लिखती हैं,
गांजा ये अभी डिमांड में है, मैं तुम्हारे लिए चुपके से ले लूंगी, ठीक? दोबारा 7:51 पर अनन्या आर्यन को लिखती हैं। अब मैं इसी काम में लगी हूँ। उसी दिन रात 9:54 पर आर्यन ने अनन्या से पूछा, तुमने गांजा खरीदा? हाँ, ये मुझे मिल रहा है। पांचवा चैट 2 साल बाद का है। 18 अप्रैल 2021 के शाम 3:27 पर आर्यन लिखता है, कल कोकीन लेते हैं। फिर आर्यन एनसीबी के नाम पर डराते हुए लिखता है, मैं तुम सबको पकड़वाता हूँ एनसीबी से। इन ड्रग्स चैट पर आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी जवाब देते हैं और एनसीबी के जरिए जारी की गई आर्यन खान की ड्रग्स चैट पर तगड़ा वार करते हैं। मुकुल रोहतगी सबसे पहले बोलते हैं, क्या कोर्ट व्हाट्सएप चैट को सबूत के तौर पर स्वीकार करेगा? क्या ये कोर्ट में स्वीकार्य है? एनसीबी ने जिस चैट का हवाला दिया है वो 2018 से 19 की है। जिस क्रूज ड्रग्स पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो चैट तब हुई जब आर्यन विदेश में थे। मुकुल रोहतगी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एनसीबी के जरिए पेश की गई ड्रग्स चैट को इस तरह से धराशायी करने की कोशिश की। इसके बाद एनसीबी ने कहा, शाहरुख खान की मैनेजर ने गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की। जमानत दी गई तो गवाहों को भी प्रभावित किया जा सकता है और यही आर्यन को जमानत न देने का मजबूत आधार है। आर्यन खान केस की सुनवाई में बचाव पक्ष खुद को बेकसूर बता रहा है, तो एनसीबी ने दलील ये भी दी कि आर्यन खान एक सुपरस्टार के बेटे हैं, वो प्रभावशाली हैं और गवाहों को प्रभावित करने की हैसियत रखते हैं। दोनों की पैरवी सुनने के बाद अदालत ने सुनवाई अगले दिन के लिए टाल दी। अब दूसरे दिन की दलीलें भी आपको सुनवाते हैं। बुधवार को कोर्ट में अरबाज मर्चेंट का भी केस लड़ रहे वकील अमित देसाई ने अपने दलीलों की शुरुआत आर्यन खान की जमानत के पक्ष को रखते हुए शुरू की। अमित देसाई ने जज से कहा कि आप आर्यन खान का अरेस्ट मेमो देखिए। एनसीबी के पास गिरफ्तारी का कोई ठोस सबूत नहीं है। गिरफ्तारी उस अपराध के लिए हुई है जो हुआ ही नहीं। अरबाज के पास से सिर्फ 6 ग्राम चरस मिला था। एनसीबी जिस साजिश की बात कर रही है उसे साबित करने के लिए एनसीबी ने व्हाट्सएप चैट कोर्ट में पेश किए हैं। इन चैट्स का गिरफ्तारी से कोई लेना देना ही नहीं है। 65B के तहत कोर्ट में एनसीबी के ये सबूत मान्य नहीं है। तमाम सबूतों, सिरह और बहस के साथ दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रख दी। एनसीबी ने भी आर्यन की जमानत को खारिज करवाने की पूरी कोशिश की और आर्यन के वकीलों ने भी आर्यन को जमानत दिलवाने और जेल से बाहर निकालने के लिए पूरी जान लगा दी। विद्या और मुस्तफा शेख के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हो गया हाजिर। टिकते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा, पावर्ड बाय ईबिक्स कैश, हर खुशी के लिए काफी है। Straight it up, straight it. Crimp it, curl it up. Make it style. Straighten, crimp or curl your hair with Vega 3-in-1. भाटिया जी गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। कैसी लगी? स्वाद नहीं आया। स्वाद नहीं आया। वाह, अब आया स्वाद। बिल्कुल, अब आया असली स्वाद। MDH चंकी चाट मसाला लाइफ में असली स्वाद जगाए। असली मसाले सच MDH। दिखाओ दुनिया को। What are you made of? Know your body inside out, फिर वर्कआउट। तभी तो Omron बॉडी कॉम्पोजिशन मॉनिटर, जिसका 4-point फुल बॉडी सेंसिंग टेक्नोलॉजी दे बॉडी वाइटल्स का एक्यूरेट एनालिसिस, ताकि तुम्हें पता रहे what you're made of। Omron। So far, the industry's response to 5G, the reserve prices have been very lukewarm. By how much do you think they need to be shaved off for them to be meaningfully attractive to players like you? Because come February, you'll be on the auction table again. Airtel has been taking a lead in 5G. We have tested networks ahead of other competitors, and I am just hoping that TRI will finally see what can 5G do for our country, not in terms of raising more money for the exchequer, but the spin-off benefits it can have for the digital dream that our Prime Minister, our nation,
has for expectations they have from our industry. अपनी पॉस मशीन को अपने स्मार्टफोन से बदले। अपने फोन के द्वारा ग्राहकों से कार्ड और QR कोड भुगतान स्वीकार करें। कार्ड्स पे गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें। जलेबी। हर त्योहार पे अपनी मिठाई खिलाएंगे।